वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे वंडरला के बिजनेस के बारे में। ये क्या बिजनेस करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे पैसे कमाती है, इस कंपनी का क्या मोट है और हम कोरोना से इस पे क्या अफेक्ट हुआ इसकी भी बात करेंगे और एंड में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, वंडरला कंपनी करती क्या है। तो इनके अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। अब अम्यूजमेंट पार्क मुझे आपको बताने की एक्सेस ज़रूरत नहीं है। सो इनके 3 अम्यूजमेंट पार्क है, एक कोची में, बैंगलोर में और हैदराबाद में। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हैं ये अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस में। इनका चेन्नई में भी हाल ही में एक अम्यूजमेंट पार्क आ रहा है, उड़ीसा में भी खोलने के लिए इनकी सब बात चल रही है। सो बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस में है। अब अगर मैं इनके मैनेजमेंट की बात करूँ तो मिस्टर चिटिलापिल इस कंपनी के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं। इन्होंने वी-गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की थी। इनका फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क कोची में आया था 2000 में वीगालैंड नाम से, और सेकंड पार्क बैंगलोर में 2005 में आया था वंडरला के नाम से। इनका एमलगमेशन में वीगा हॉलीडेज और वंडरला मर्ज हुए थे और अब वंडरला के नाम से जाना जाता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। अभी मिस्टर अरुण जो है ये पूरा वंडरला बिजनेस देखते हैं। मिस्टर अरुण इंजीनियर हैं। वंडरला शुरू करने से पहले ये बहुत सारे देशों में गए थे, वहाँ पे इन्होंने पार्क्स विजिट किए, कैसे पार्क्स ऑपरेट होते हैं, कैसे झूले होते हैं, ये सब देख के ही इन्होंने यहाँ पर इंडिया में वंडरला शुरू किया था। सो अगर मैं मिस्टर अरुण की बात करूँ तो वो बहुत ही इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। उनको अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस बहुत अच्छा लगता है और इस पैशन की वजह से उन्होंने स्टार्ट किया है। आगे हम बिजनेस का जब देखेंगे, आगे जब हम बिजनेस पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये जो मैनेजमेंट है मिस्टर अरुण बेसिकली ये बहुत ही इन्वॉल्व है बिजनेस में। इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बिजनेस का और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा बिजनेस कोई और चला सकता है अगर मैं अम्यूजमेंट पार्क की बात करूँ तो मैनेजमेंट ओवरऑल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में और काफ़ी सीरियस है इस बिजनेस में। अब अपन बात करते हैं इंडस्ट्री की। क्या ये इंडस्ट्री में ग्रोथ है, क्या अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री में ग्रोथ है। तो अगर मैं कोरोना को अगर मैं साइड में रखूं तो इस अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। यूएस में ये इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है और यूएस में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने दिखाया है। तो इंडिया में भी ये अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। अगर आप इसका CAGR देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है और काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी भी। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लोग गांव से शहर में आने लगे हैं, इसके वजह से लोगों की स्पेंडिंग में ग्रोथ हुई है। सोशल मीडिया अवेयरनेस की वजह से भी ट्रैवलिंग का लोगों को क्रेज बढ़ गया है, लोग ज़्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। सो इस वजह से वंडरला को भी इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वंडरला ये जो अम्यूजमेंट पार्क कंपनियां होती हैं वो यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर अगेन वंडरला को ज़्यादा एडवांटेज। यंग पॉपुलेशन में भी अगर मैं 15 साल की उम्र से छोटे बच्चों की बात करूँ तो एक बच्चा भी अगर अम्यूजमेंट पार्क में जाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएगा। तो यंग पॉपुलेशन वंडरला के लिए काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और अगर मैं इंडिया की अगेन बात करूँ तो इंडिया में करीब 150 पार्क्स है। उसमें से लार्ज पार्क्स जैसे वंडरला जैसे जो बड़े पार्क्स हैं वो ज़्यादा है नहीं। तो अगेन यहाँ पे वंडरला को अच्छा खासा एडवांटेज है, क्योंकि जो बाकी सारे पार्क्स हैं वो छोटे पार्क्स हैं जो डायरेक्टली वंडरला से कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि वंडरला खुद में ही एक बहुत बड़ा पार्क है। तो इंडस्ट्री में तो ग्रोथ अभी हमने देख लिया। अब अपन बात करते हैं मोट की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। वंडरला के पास ऐसा क्या अलग है जो वंडरला अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है। तो वंडरला के केस में मुझे 2-3 मोड्स यहाँ पे नजर आता है। जो पहला मोड मुझे नजर आता है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। वंडरला ने 2000 में कोची में और 2005 में बैंगलोर में पार्क सेटअप किए थे, तो तब के लैंड प्राइस पे। तो अब मान लो अगर इमेजिका को इन जगहों पे जहाँ पे वंडरला ऑलरेडी है, अगर वहाँ पार्क सेटअप करने हैं तो क्या इमेजिका पार्क सेटअप करेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसको भी पता है आज अगर उसको कोची, बैंगलोर या हैदराबाद में जहाँ वंडरला ऑलरेडी है वहाँ अगर उसको पार्क सेटअप करने हैं तो उसको आज के डेट पे ज़मीन का भाव देना पड़ेगा। वही वंडरला ने ऑलरेडी पार्क सेटअप करके रखे हैं तो उसको काफ़ी सस्ते में ज़मीन मिली है। तो अगर आज इमेजिका इन शहरों में जाता है तो उसको वंडरला से कम्पीट करने के लिए पहले तो अपने प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका मार्जिन अफेक्ट होगा। और सेकेंड चीज़, इधर सेटअप करने के लिए हो सकता है उसको कर्जा लेना पड़े, वहाँ उसको इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, तो वहीं उसका मार्जिन फिर से कम हो गया। और वंडरला अगर इनको कम्पीट कर
रहा है तो वंडरला हो सकता है अपने प्राइसेस कम रख दे, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप है, उसको ऑलरेडी सस्ते भाव पे लैंड मिल चुकी है, उसका पार्क ऑलरेडी सेटअप है, तो उसको एज सच कम प्राइस अगर वो करता है तो उसको एज सच इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना इमेजिका को पड़ेगा, क्योंकि इमेजिका के मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे में इमेजिका कभी ये गलती नहीं करेगा कि जहाँ वंडरला ऑलरेडी सेटअप है वहाँ पे वो अपने पार्क्स खोले, क्योंकि इसमें इमेजिका को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वंडरला को यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, मतलब उसने पहले आके यहाँ पार्क्स खोल दिए, ये उसके लिए बहुत एडवांटेजेस पोजीशन है, क्योंकि उसने बहुत ही सस्ते प्राइस पे लैंड खरीदी, बहुत सस्ते प्राइस पे उसने ये पार्क सेटअप किए जो इमेजिका आज की डेट पे नहीं कर सकता। तो जहाँ वंडरला ऑलरेडी है वहाँ इमेजिका नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज हो गया, ये एक मोट हो गया। सेकेंड चीज जो मुझे मोट नजर आता है वो है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का। वंडरला के काफ़ी राइड्स जो है, काफ़ी झूले जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कोची में इनका बेस है जहाँ पे ये लोग ये झूले बनाते हैं, इनकी पूरी इंजीनियरिंग की टीम है जहाँ पे ये मिलके ये पूरे झूले बनाते हैं। हालांकि सारे झूले ये लोग नहीं बनाते, लेकिन मेजॉरिटी झूले ये लोग खुद बनाते हैं। तो अगर वंडरला खुद झूले नहीं बनाता और इम्पोर्ट करता है, उसके वजह से उसका झूले का पर कॉस्ट बढ़ सकता है, तो उसके वजह से हो सकता है कि उसके मार्जिन अफेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग जब खुद झूले बना रहे हैं तो ये लोग काफ़ी सस्ते भाव में झूला बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये लोग बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो इनको वही झूला काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ में ये एक अच्छी चीज़ लगती है कि वंडरला के केस में कि इनको पता है कि इनका बिजनेस कैसा है, इनको पता है कि इनको बिजनेस कैसे करना है, इनको ये भी पता है कि अगर वंडरला को या अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस में अगर इनको टिकना है तो इनको अपने कॉस्ट को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ये लोग वही कर रहे हैं जैसे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोला। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि इनके एक पार्क में इन्होंने रोलर कोस्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी स्टोरी एक अलग ही है। इन्होंने नया रोलर कोस्टर नहीं खरीदा था, यूरोप में काफ़ी सारे पार्क्स बंद हो रहे थे, तो नेदरलैंड में एक पार्क बंद होने की वजह से इन्होंने वहाँ का रोलर कोस्टर यहाँ पे लेके आके उसको थोड़ा अपडेट किया और उसको इंट्रोड्यूस किया। तो अगर ये रोलर कोस्टर खरीदते, इंपोर्ट करते तो इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। इन्होंने यूज्ड रोलर कोस्टर जो वहाँ तो पार्क्स बंद हो रहे, वहाँ तो कोई काम का है नहीं, वो रोलर कोस्टर यहाँ लेके आके उन्होंने 1/3 प्राइस में ऑलमोस्ट वो रोलर कोस्टर खरीदा। तो ऐसे में क्या हो गया, इनकी वो रोलर कोस्टर की कॉस्ट एकदम कम हो गई। यही अगर वो इंपोर्ट करते तो बहुत ज़्यादा इनको महंगा पड़ता। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग काफ़ी हर चीज़ों में ये लोग बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रहे हैं। अगर आप इनके पार्क्स भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना अच्छे से स्पेस यूटिलाइजेशन किया है। और वहीं अगर इमेजिका जो है उन्होंने एक पार्क बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये लोग 1500 करोड़ में 4-5 पार्क बना लेते हैं, तो इतने कॉस्ट एफिशिएंट ये लोग रहे हैं। सो अभी भी इनका जो चेन्नई में पार्क आ रहा है वो 350 करोड़ का पार्क पूरा बनेगा। आज के डेट में 350 करोड़ में ये पूरा पार्क बना ले रहे हैं। वहीं कुछ साल पहले, शायद 4-5 साल पहले जब इमेजिका आया था तो उस टाइम पे भी उसने 1500 करोड़ में पार्क बनाया था। तो इन्हें पता है कि इस बिजनेस में अगर टिकना है तो इनको कॉस्ट एफिशिएंट रहना पड़ेगा, वरना इनकी हालत इमेजिका के जैसे हो जाएगी। इस वजह से, इस कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से ही शायद अम्यूजमेंट पार्क में वंडरला ही शायद एक ऐसी कंपनी है जो इतनी कॉस्ट एफिशिएंट है, इतनी अच्छी प्रॉफिट्स कमाती है, इतने अच्छे मार्जिन्स रहे हैं इसके। शायद इसी रीज़न की वजह से इस इंडस्ट्री में जो एकदम हाई कैपेक्स इंडस्ट्री है वहाँ पे भी वंडरला ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तीसरा मोड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोड है वो है हाई एंट्री बैरियर। मतलब अब आपको भी समझ में आया होगा कि अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस को ऑपरेट करना या अम्यूजमेंट पार्क बिजनेस में एंटर होना कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, मतलब शुरुआत में ही इसमें इस बिजनेस में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। सो इस डर से, ये हाई कैपेक्स के डर से ही बहुत सारे लोग इसमें एंटर करेंगे ही नहीं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वंडरला क्योंकि ऑलरेडी इस बिजनेस में है, ऑलरेडी इसने इतना खर्चा कर लिया है, ऑलरेडी इसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कोई और नया जब इस इंडस्ट्री में घुसेगा तो उसको पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, स्टार्टिंग में ही उसको पहले बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो हाई कैपेक्स इंडस्ट्री है, इसके वजह से एक ये एंट्री बैरियर है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि क्योंकि ये हाई कैपेक्स इंडस्ट्री है, क्योंकि ये हाई कैपेक्स बिजनेस है, हमें एज एन इन्वेस्टर इस बिजनेस में एंटर नहीं करना है। हालांकि एक चीज़ ये सही है कि हाई कैपेक्स इंडस्ट्री अधिकतर इन्वेस्टर्स को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें बहुत
होता है, लेकिन वंडरला के केस में मुझे हाई कैपेक्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखो, क्योंकि इसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्यों लोगों को हाई कैपेक्स इंडस्ट्री नहीं पसंद है। मान लो मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे मुझे अगर 1000 करोड़ का सेल चाहिए तो मुझे 1000 करोड़ की पहले फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे 1000 करोड़ के सेल चाहिए तो उसके लिए मुझे 1000 करोड़ पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर लिया। अब इस बिजनेस का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है सपोज 4%, तो मुझे कितना मिला प्रॉफिट में? 40 करोड़। ठीक है, अब अगर मुझे अगले साल भी 1000 करोड़ कमाने हैं तो मुझे फिर से 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सपोज अगले साल जो इस साल मैंने 40 करोड़ कमाया वो मैंने अगले साल इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, लेकिन फिर भी 1000 करोड़ के सेल के लिए मुझे 1000 करोड़ पैसा लगाना पड़ेगा और मैंने तो सिर्फ 40 करोड़ लगाया। अब 960 करोड़ 960 करोड़ में कहाँ से लाऊंगी? तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, वो डेट ले लेती हैं, कर्जा ले लेती हैं और कर्जे में वो फंस जाती हैं। और इसके वजह से, क्योंकि अगर उनको ग्रोथ चाहिए तो उनको पैसा तो डालना पड़ेगा और इतना वो प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने जेब से पैसा डालें, राइट। तो इसके वजह से ये लोग क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, उस कर्जे में फंस के ये बर्बाद हो जाती है कंपनियां। लेकिन वंडरला के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। जो बाकी सारी कंपनियां हैं जो 4% 5% मार्जिन पे, वो लोग इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनके मार्जिन ही अच्छे नहीं है, तो उनको डेट पे रिलाई करना पड़ता है। लेकिन वंडरला के केस में इनके मार्जिन ही इतने अच्छे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हर 3-4 साल में ये लोग खुद के पैसों से एक नया पार्क खोल लेते हैं। क्यों ये लोग हर 3-4 साल में खुद के पैसों से खोल लेते हैं? एकदम मामूली सा डेट लेते हैं, ज्यादा डेट लेते नहीं है। ये लोग बिलीव भी नहीं करते कि इनको मैनेजमेंट को खुद को चाहिए कि ये लोग ज्यादा डेट ना लें, लेकिन हर 3-4 साल में ये लोग कैसे नया पार्क अपने ही पैसों से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्योंकि इनके मार्जिन बहुत ज्यादा है, ये जो भी पैसा लगाते हैं उसके ऊपर इनको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो अच्छे मार्जिन की वजह से अच्छी प्रॉफिट होती है और वो प्रॉफिट कैश में भी कन्वर्ट अच्छे से हो जाती है। सो इस वजह से इन 3-4 सालों में ये लोग इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि खुद के पैसों से ये लोग नया पार्क खोल लेते हैं। मुझे इसीलिए ये हाई कैपेक्स, लेकिन फिर भी मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि हाई कैपेक्स जो नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव या उसको बैलेंस कौन कर लेता है? इनके मार्जिन्स, हाई मार्जिन्स इनके बैलेंस कर लेते हैं। तो इन्होंने जितने भी पार्क्स खोले हैं मेजॉरिटी पैसा इन्होंने खुद का डाला है, बहुत ही कम डेट लिया है और उसके वजह से आज ये इतना ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो क्योंकि इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, इनका प्रॉफिट अच्छा आ जाता है, इनका कैश अच्छा आ जाता है, इसके वजह से ये कंपनियां डूबती नहीं है। वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके मार्जिन अच्छे नहीं है, हाई कैपेक्स इंडस्ट्री में है लेकिन मार्जिन अच्छे नहीं है, वो कंपनी डूबने के उसके बहुत चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इस कंपनी के मार्जिन अच्छे होने की वजह से मुझे ये हाई कैपेक्स इंडस्ट्री भी चल जाएगी। इसके वजह से मुझे वंडरला अच्छा लगता है और ये भी एक इसका मोट है, इसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कैसे ये दूसरों से अलग है। और ज्यादा डेट ना लेने का फायदा इनको कोरोना में हुआ है। एम्यूजमेंट पार्क से कोई बिजनेस नहीं है, मतलब जीरो रेवेन्यू है एम्यूजमेंट पार्क की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन ऐसे में भी इनको एज सच इतना अफेक्ट नहीं हुआ। इनको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें भाई इंटरेस्ट चुकाना है, इस चीज से ये लोग एकदम टेंशन फ्री थे। सो ये होता है कि अगर आपके पास डेट नहीं है तो ऐसे बुरे टाइम पे आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा, ऐसे बुरे टाइम पे आपके बिजनेस बंद करने की हालत हो जाए ऐसे नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलती कि बिल्कुल ही टेंशन नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट कर्जा लौटाने की तो टेंशन नहीं थी। और इनके पास इतना कैश था कि ये लोग, इन मैनेजमेंट ने खुद ने बोला था कि इनके पास इतना कैश है कि 1 साल तक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, 1 साल तक इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस। इसी वजह से, इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, इस मैनेजमेंट की वजह से मुझे पर्सनली ये बिजनेस अच्छा लगता है। और एक इनका मोट ये है कि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये लोग जब भी लैंड खरीदते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा लैंड खरीद लेते हैं और उसकी सिर्फ 40 या 50% ही यूटिलाइज करते हैं। तो अभी भी कोची, बैंगलोर, आगे हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, कोची, बैंगलोर, हैदराबाद में इनके पास ऑलमोस्ट 40 to 50% लैंड अवेलेबल है। इन्हें अगर ओल्ड पार्क्स में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ राइड्स इंट्रोड्यूस करनी है, तो उनके लिए लैंड इनको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आज की डेट पे फिर से लैंड खरीदेंगे तो वो ज़्यादा महंगी इनको लैंड मिल जाएगी। लेकिन ऑलरेडी इनके पास खरीदी हुई लैंड अवेलेबल है जहाँ पे ये लोग एडिशन कुछ चीज़ें ला सकते हैं। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा मोट लगता है। तो अब अपन इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं, मतलब वंडरला को इस बिजनेस में टिके रहने के लिए कौन सी चीज़ें होना इनके पास ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो है राइजिंग फुटफॉल
फुटफॉल का मतलब, अगर मान लो इनके हैदराबाद पार्क में 1 लाख फुटफॉल है, मतलब 1 लाख लोग आए हैं, तो फुटफॉल मतलब कितने लोग इनके पार्क में एंट्री करते हैं, कितने लोग इनके पार्क को विजिट करते हैं। तो वंडरला को इस बिजनेस में टिके रहने के लिए इनको इनके फुटफॉल्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं पुराने पार्क्स की बात करूं, कोची, हैदराबाद या बैंगलोर में, तो जितने पार्क्स पुराने होंगे उतना फुटफॉल डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एक बार अगर आप पार्क में जाओगे तो चांसेस कम है कि आप दोबारा उस पार्क में जाओगे, अनलेस कि वहां पे उस पार्क में कोई नई चीज तो नहीं आई है। तो वंडरला को ये चीज पता है, तो अपने मेच्योर पार्क्स जो हैं उनको पता है कि जो पुराने पार्क्स हो गए हैं वहां पे फुटफॉल अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे फुटफॉल तो डिक्रीज होगा, लेकिन हमें फुटफॉल कैसे इंक्रीज करना है। तो ये लोग अपने पुराने पार्क्स में कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस लाते रहते हैं, कुछ न्यू राइड्स लेके आएंगे, कुछ न्यू अट्रैक्शंस लेके आएंगे, जिसके वजह से पिछले सालों में इनका फुटफॉल बढ़ते ही जा रहा है। अभी मैं 2020 की बात नहीं कर रही हूँ, वो कोरोना का हम बाद में बात करेंगे। 2019 तक इनके फुटफॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके लिए फुटफॉल्स बढ़ना ये जरूरी है। सेकेंड चीज, हाइक इन एंट्री फीस। अब इनको पता है कि मेच्योर पार्क्स में हो सकता है कि फुटफॉल इतनी तेजी से ना बढ़े, तो अब इनको रेवेन्यू तो कमाना है। तो रेवेन्यू या सेल्स दो चीजों से आता है, एक तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, सेकेंड आप प्रोडक्ट की प्राइस ही बढ़ा दो, जिसकी वजह से रेवेन्यू आ जाएगा। अब इनको पता है पुराने पार्क्स में से इतना वॉल्यूम में से तो ये लोग पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि फुटफॉल तो थोड़े कम होते हैं, या बढ़ते बढ़ते भी कितने बढ़ेंगे, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सक्सेसफुली अपनी प्राइस हाइक करते हैं और इनको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई है। एटलीस्ट 2019 तक तो ये लोग सक्सेसफुली हर साल अपने सर्विस की या अपने एंट्री फीस की ये लोग ने प्राइस बढ़ाते गए हैं, और वो इनके लिए सक्सेसफुल भी साबित हुई है। तो इनको अगर इस बिजनेस में टिके रहना है तो इनको या तो अपने फुटफॉल्स बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ इनको अपनी करंट टिकट प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा हर साल में, जो ये सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। और एक चीज, ये इनके जो पुराने पार्क्स है वहाँ पे ऑलरेडी राइड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली वो जो रेवेन्यू है, वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, वो डायरेक्टली इनके प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो इसके वजह से भी आप देखोगे कि इनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे रहे हैं, क्योंकि प्राइसिंग पावर थोड़ा बहुत है इनके पास, तो प्राइसिंग पावर होने की वजह से इनके मार्जिन्स भी थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं। अब अपन बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की। तो पहले इनके पार्क्स में जो रेस्टोरेंट्स थे वो थर्ड पार्टी के थे, और इनको थोड़ा बहुत वहां से रेवेन्यू शेयरिंग मिलता था, लेकिन अभी 2019 से इन्होंने उन थर्ड पार्टी से रेस्टोरेंट्स खरीद लिया, तो अब ये रेस्टोरेंट्स भी खुद ऑपरेट करते हैं। तो अब इसमें कैसे फायदा होगा, देखो इससे इनके मार्जिन्स कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये रेस्टोरेंट खुद ओन करते हैं, तो अब इनका जो मटेरियल आएगा, वहाँ पे जो भी चीज़ें लगेगी, वो ये लोग एक ही जगह से प्रोक्योर करेंगे और एकदम वॉल्यूम में प्रोक्योर करेंगे। उसकी वजह से इनको कॉस्ट एफिशिएंसी वहाँ पे मिलेगी। तो जहाँ पे ये लोग, वहाँ पे भी ये लोग, क्योंकि ये लोग माहिर है कॉस्ट एफिशिएंसी में, तो वहाँ पे ये लोग कॉस्ट अच्छा अपना कंट्रोल करेंगे, और उसके वजह से इनके मार्जिन ज़्यादा बढ़ेंगे। तो पहले जैसे उनका सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था, लेकिन अब ये खुद ओन कर रहे हैं, खुद ऑपरेट कर रहे हैं। इसके वजह से रेस्टोरेंट से भी इनका जो नॉन टिकट रेवेन्यू प्राइस है, इनका मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ेगा इसके वजह से। तो आगे जाके हमें इनके मार्जिन अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इनके रिसोर्ट से भी इनको बिजनेस आता है, हालांकि ज़्यादा नहीं आता है अभी, लेकिन आगे जाके वो भी कंट्रीब्यूट करेगा इनके रेवेन्यूज को। अब अपन हर पार्क से इनको कितना रेवेन्यू आता है, कैसे आता है, वो देखते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगी। मैं आपको Q1 2020 के ही फिगर्स दिखा रही हूँ, क्योंकि 21 के तो इनके बिल्कुल ही रेवेन्यूज नहीं आए हैं। इसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे कि क्या इनको अफेक्ट हुआ है कोरोना से, कैसे अफेक्ट हुआ है, और आगे ये लोग कैसे करेंगे। तो अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल लैंड दिख रही होगी, और इनकी अवेलेबल लैंड अभी भी 42.5 एकर्स है। जैसे मैंने कहा कि इनके पास बहुत सारी लैंड है जहाँ पे ये लोग न्यू राइड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स और रेवेन्यू भी आप देखोगे कि बढ़ रहा है, फुटफॉल्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि इनके कहाँ से कितना इनको रेवेन्यू आता है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनके टिकट और नॉन टिकट रेवेन्यू का क्या शेयर है। अगर मैं कोची की बात करूं तो कोची में भी आपको दिख रहा होगा कि अभी भी इनके पास ऑलमोस्ट 64.4 एकर्स की लैंड अवेलेबल है। फ्यूचर में फुटफॉल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अधिकतर इनके पास देखोगे तो वॉक इन कस्टमर है, ग्रुप में ये लोग बल्क डिस्काउंट देते हैं। तो जो स्कूल्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको ये लोग डिस्काउंट्स देते हैं, थोड़े डिफरेंशियल प्राइसिंग रखते हैं, ताकि वीक डेज में जहाँ पे इनका बिजनेस थोड़ा मार खाता है वहाँ पे ये लोग कोप अप कर सके। तो वहाँ पे ये लोग ग्रुप्स को, स्कूल्स को इनवाइट करते हैं बल्क डिस्काउंट से। अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ
अगेन फुटफॉल्स बड़े हैं, एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ा है। आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल लैंड कितनी अवेलेबल है, टिकट नॉन टिकट रेवेन्यू कितना आता है। आप पॉज करके सब देख सकते हैं कितना आ रहा है पूरा। अब अपन बात करते हैं इनके रिस्क की कि क्या रिस्क है, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें तो आपको सारी बोल दी, लेकिन इस कंपनी में रिस्क भी है। तो जैसे हाई कैपेक्स मैंने कहा एक रिस्क है, तो इनको बिजनेस में रहने के लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। तो पुराने पार्क से तो इनका फुटफॉल इतना बढ़ेगा नहीं, तो इनको रहने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए हर कुछ सालों में पार्क्स खोलने ही पड़ेंगे। और इनका ये इंटेंशन भी है कि हर 3-4 साल में ये लोग पार्क्स खोलें, और ये खोलते भी आ रहे हैं। तो 2016 में आपने देखा होगा कि हैदराबाद का पार्क आया था, अभी कोरोना की वजह से इनका चेन्नई का पार्क डिले हो गया, वरना चेन्नई का भी पार्क आ जाता। उड़ीसा में इनकी बात चल रही है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इनको खुद अप्रोच किया है वहाँ पार्क खोलने के लिए। तो ये लोग पार्क्स खोलते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि ये एक हाई कैपेक्स बिजनेस है। सेकेंड चीज है स्टैग्नेंट फुटफॉल्स। अगर इन्होंने नए अट्रैक्शंस नहीं लाए, नए राइड्स नहीं लाए, तो इनके फुटफॉल्स कम होने के बहुत चांसेस हैं। जैसे साउथ में फ्लड्स आते रहते हैं, बहुत वेदर कंडीशंस की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो वहाँ पे इनको काफ़ी असर हो सकता है। और आपने देखा होगा कि कोची में इनके पार्क्स में फुटफॉल्स कम हो गए थे, क्योंकि वहाँ फ्लड की जो प्रॉब्लम हो गई थी, फ्लड्स की वजह से इनको काफ़ी अफेक्ट हुआ था। थर्ड चीज, सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर इन पार्क्स को अगर इनको अच्छे से सक्सेसफुली ऑपरेट करना है, तो इनको काफ़ी सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे, और जो कि लोग करते भी हैं काफ़ी अच्छे से। ये लोग सेफ्टी मेजर्स रखते हैं। जैसे इन्होंने जर्मनी की एक एक्सटर्नल एजेंसी TUV को एम्प्लॉय किया था। यहाँ पे वो लोग आके पीरियडिकली चेक करें कि क्या कंप्लाइंस है, सेफ्टी कंप्लाइंस को ये लोग फॉलो करते हैं कि नहीं। ये सब कुछ वो वहाँ की एजेंसीज यहाँ आके चेक करती हैं। तो सेफ्टी में कोई एक्सेस इनके साइड से सेफ्टी का ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये एक रिस्क है, मेरा काम है आपको रिस्क बताना। तो ये सेफ्टी अगर नहीं रखते हैं, अगर ये लोग पीरियडिकली चेक्स नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फॉल आ सकता है कि अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, किसको नुकसान होता है, तो ये एक बड़ा रिस्क है। तीसरा, ये एक्चुअली रिस्क नहीं है, लेकिन एक इशू हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे कि न्यू पार्क्स आएंगे, जैसे अभी चेन्नई में पार्क आएगा, फिर कुछ साल बाद अगर उड़ीसा की गवर्नमेंट से सब बात होगी तो उड़ीसा में पार्क आएगा। तो जैसे इनके न्यू पार्क्स आएंगे ना, आप देखोगे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम या इनके मार्जिन थोड़े सप्रेस हो सकते हैं। क्यों? जैसे हैदराबाद का पार्क जब आया था, तो आप अगर इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा फर्क पड़ा था, थोड़े मार्जिन्स कम हुए थे। और ये इनकी गलती नहीं है, ये नॉर्मल ही है, क्योंकि अगर जब न्यू पार्क आएगा तो उसमें एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा होगा, जो नए प्लांट लगेंगे या जो नए राइड्स लगेंगे उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा। सो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ये नॉर्मल है। फिर 1-2 साल बाद आप देखोगे कि वो प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मल हो जाएगी। और इनका बिजनेस थोड़ा सीजनल बिजनेस है। जैसे समर्स में आप देखोगे तो अच्छा खासा बिजनेस इनको, ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस ये वहीं से लेते हैं समर्स में, छुट्टी के वजह से। जब एग्जाम पीरियड होता है तो वहाँ पे इनका बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल रहता है, क्योंकि एग्जाम्स चलते हैं। फिर जब बारिश होती है तो थोड़ा बिजनेस इनका अफेक्ट होता है, तो थोड़ा सीजनल बिजनेस है। लेकिन जब अच्छे टाइम पे ये लोग पूरा बिजनेस कर लेते हैं। अब बहुत लोग ना बोल रहे हैं कि डिज्नी अगर आ गया तो क्या होगा, डिज्नी अगर आ गया तो वंडरला तो पूरा ही चला जाएगा। देखो, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि डिज्नी आएगा, क्योंकि डिज्नी ने आई गेस 2018 या 19 में बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इंडिया में, तो डिज्नी अपना पार्क लेके नहीं आएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि डिज्नी पार्क लेके आएगा। और अगर वो लेके भी आता है तो वंडरला बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट पार्क लेके आता है, या वंडरला के टिकट प्राइसेस थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि अगर आप वेट राइड्स लो या ड्राई राइड्स लो, उसका एंट्री टिकट एक ही है। तो यहाँ पर आपको कम प्राइस पे दोनों भी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर डिज्नी आता है तो वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट को केटर करेगा, वहाँ वंडर क्लास लो इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास को केटर करता है। तो अगर डिज्नी आता भी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोरोना के बाद तो मुझे नहीं लगता वो आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रीमियम सेगमेंट को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और जैसे वंडरला ना हर स्टेट में या हर सिटी में पार्क खोलने का उसका चल रहा है, डिज्नी अगर आएगा तो डिज्नी एक ही जगह अपना पार्क खोलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है वंडरला के लिए, कि वंडरला हर जगह पे जैसे पार्क खोलने की कोशिश कर रहा है, पैन इंडिया पार्क खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ डिज्नी एक ही जगह पे पार्क खोलेगा, जैसे इमेजिका का एक ही जगह पे पार्क है। अब अपन थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 2009 से 2019 तक ऑलमोस्ट 15% से सेल बढ़ा है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 16% के CAGR की ग्रोथ है। अब अपन यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की
की बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इन टोटल है 607 करोड़ और प्रॉफिट इन टोटल है 392 करोड़। तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट कम कैश ज़्यादा कैसे? अगेन डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, लेकिन कैश में वो ऐड बैक किया जाता है। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि इसके कैश बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करूँ, क्योंकि एंड में हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, तो इस बिजनेस में आपको फ्री कैश फ्लो एज से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ग्रोथ स्टेज पे है। इसको हर कुछ 3 साल में इसको पार्क्स खोलने हैं और इनका ये मोटो ही है, इनका ये विजन है कि हर 3 साल में इनको पार्क्स खोलने हैं और इनको पैन इंडिया लेवल पे लाना है। मतलब हर एक जगह पे इनके वंडरला के पास होने चाहिए। तो ऐसे में इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती रहती है और उसकी वजह से FCF फ्री कैश फ्लो आप देखोगे कि कुछ साल है फिर कुछ साल नहीं है, जो कि मुझे लगता है नॉर्मल है, क्योंकि इनको ग्रो करना है। तो उस वजह से फ्री कैश फ्लो इनके आपको थोड़े कभी नेगेटिव भी दिखेंगे ही नहीं, कुछ साल दिखेंगे कुछ साल नहीं दिखेंगे। तो अब अपन बात करते हैं कोरोना की। देखो कोरोना के टाइम पे तो इनका बिजनेस, मतलब अगर मैं 2020 की बात करूँ, 2019 से 2020 तक, तो इनका प्रॉफिट तो हुआ है, क्योंकि कोरोना मार्च में आया था, राइट। सो मार्च तक अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू लास्ट ईयर इनके रेवेन्यूज कम हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है उसके कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से। लेकिन कोरोना की वजह से इस बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट हुआ है, ये तो फैक्ट है। आगे भी 2021 में तो मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में इनको हार्डली कुछ रेवेन्यूज देखने पड़ेंगे, और ये मैनेजमेंट को भी ये बात पता है। इसके वजह से इन्होंने वंडरला किचन लॉन्च किया, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज आए हैं इनको वंडरला किचन से। सो अगर मैं इनके अम्यूजमेंट पार्क के बिजनेस की ही बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके लिए ये टाइम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जैसे ही कोरोना की चीज़ें ठीक होती है, वैक्सीन आ जाएगी, लोग बाहर निकलने लगेंगे, तो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बूम आएगा। अभी इस स्टॉक का, जिस दिन मैं आज वीडियो बना रही हूँ, स्टॉक का प्राइस है अराउंड 197। मुझे लगता है कि रीजनेबल है, आप खरीद सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आगे के 1 साल आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप आगे के 1 साल इससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन 1 साल बाद जैसे चीज़ें नॉर्मल होगी, लोग जैसे इनके पास फिर से रेवेन्यूज आने लगेंगे, सब कुछ ठीक होने लगेगा, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, मैंने खरीद के रखा हुआ है। मैंने 166 में इसको खरीदा था और मुझे आगे के 5-6 साल तक मैं इसको रखने वाली हूँ। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे अभी प्राइस ठीक लगता है, इतना कम भी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक लगता है, आप एंटर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको प्री कोरोना लेवल की प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 350 रुपये के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था, तो 350 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था। आज ये स्टॉक प्राइस अराउंड 197 पे है, तो आप इस पे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीदना है, यस यू कैन डेफिनेटली गो, लेकिन इसके रिस्क आप देख के कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक आपका पैसा डुबाएगा, बनाएगा तो बिल्कुल ही नहीं, डुबाने के काफ़ी चांसेस हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए 4-5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, काफ़ी अच्छा इसका स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होगा। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।